मोदी और अमित शाह दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी अगर ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो। एक के इलाके में राज्य आ रहा तो राज्य के स्तर पर बेईमान है, एक के हाथ में देश आ रहा तो देश के स्तर पर बेईमान है। मोदी कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, दिखता और दिखाता कुछ है। मोदी की बात और कुत्ते की लात दोनों एक जैसी हैं। जो गुनहगार हैं वो तो उनके जो है दामाद है ना सरकार के। तो मोदी है ढपोल दंगे को कराने में शामिल हैं भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग। इनका और अमन चोपड़ा जैसे जो पत्रकार हैं इन सबका इलाज होगा एक दिन। कि इलेक्शन कमीशन उसकी गुलामी कर रहा है, सीबीआई और ईडी उसके कंट्रोल में है, इनकम टैक्स उसके कंट्रोल में है और ईवीएम में घोटाला करा के जीतते हुए आए हैं और आगे भी उसी के माध्यम से जीतने की उन्होंने पूरी रणनीति बना रखी है। पहले मणिपुर, उसके बाद नूह और गुड़गांव में एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही इमाम की हत्या कर दी गई। सर कैसे देखते हैं, कौन से लोग हैं जो खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, मस्जिदों को आग के हवाले कर रहे हैं? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। इसमें तो कहने वाली क्या बात है, सबके सामने है, सब दिख रहा है। उन्हीं के द्वारा प्लान बनाया गया, केंद्र सरकार द्वारा और बीजेपी, ये मतलब संगठन जितने हैं इनके द्वारा सब मिलके सरकार बनाया गया। केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार शामिल है और वेल प्लान्ड तरीके से ये सारी व्यूह रचना रची गई और उसके तहत दंगा हुआ, दंगा कराया गया। डबल इंजन की सरकार पर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये तो छोटा आरोप है ये तो छोटा आरोप है। नहीं तो आरोप मुझे सीधा सीधा ये लगाना चाहिए कि इसमें मोदी सरकार और आरएसएस के जो चीफ हैं, देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस चीफ, इनका सीधा सीधा हाथ है। मुझे ये कहना चाहिए वैसे तो सही मायने में। तमाम लोग गोधरा कांड को याद कर रहे हैं। काहे का नहीं, गोधरा कांड को याद कर लो, किसी को भी याद कर लो। गोधरा करवाने वाले भी यही थे। कौन से लोग? गुजरात करवाने वाले भी यही लोग थे जिन्होंने नूह में कराया, हाँ। जिन्होंने हरियाणा में करवाया, जिन्होंने मणिपुर को जला के रखा हुआ है, मणिपुर का जो हाल कर रखा है। सब एक ही तरह, एक ही लोग हैं। ये यही सारे के सारे आतंकवादी लोग हैं, यही सरकार के लोग हैं, सब कुछ यही करा रहे हैं, दुनिया के सामने है। अगर यूरोपियन यूनियन की जो संसद प्रस्ताव पास करती है, अगर अमेरिका में इस बात पे चर्चा होती है, इंग्लैंड में इस बात पे चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब दुनिया को मालूम है कि कौन करा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि किसी से छुपा हुआ है, हर कोई जानता है। सरकार अगर शामिल नहीं होती कराने में तो पुलिस के पास तो पूरी पावर है, पुलिस उसे जो है कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन नूह में जो हुआ, जिस समय वह झगड़ा शुरू हुआ, 3 घंटे तक, लगभग 3 घंटे तक पुलिस कहाँ थी? गायब थी, कोई पुलिस वाला नहीं था। 2 होमगार्ड वाले मारे गए बेचारा। कहाँ थे वो लोग? रोक सकते थे वो, लेकिन नहीं थे, नहीं रोका गया। तो किसके द्वारा कराया गया? पुलिस ने क्यों काम नहीं किया? लेकिन खट्टर साहब जो सीएम है और अनिल विज जो गृह मंत्री हैं कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा जो भी आरोपी है। नहीं, निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाएगा। किनको नहीं बख्शा जाएगा? जो बेगुनाह लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। जो गुनहगार हैं वो तो उनके जो है दामाद हैं ना, सरकार के दामाद हैं। बिल्कुल, सरकार के दामाद हैं जो गुनहगार हैं, जिन्होंने दंगा किया है, जिनके माध्यम से सरकार ने दंगा कराया है। तो उनको तो पूरा संरक्षण सरकार दे रही है ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी और बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला जाएगा और फिर अदालत से जब वो बेगुनाह साबित होंगे तब वो छूट के आएंगे, तब तक उनकी जिंदगी तबाह रहेगी, बर्बाद रहेगी। न्यूज 18 इंडिया के एक एंकर हैं, उनका नाम अमन चोपड़ा। वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो पत्थरबाज हैं इनका परमानेंट इलाज कब होगा? जिस दिन अमन चोपड़ा का इलाज होगा उस दिन बाकी और जो जितने भी जो मतलब सब दंगे को कराने में शामिल हैं, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग, इनका और अमन चोपड़ा जैसे जो पत्रकार हैं इन सबका इलाज होगा, एक दिन जरूर होगा। इस देश की जनता इन सब का इलाज करेगी, क्योंकि इन्होंने जो गंद फैलाई है इस देश में, इस देश के शांतिपूर्ण माहौल को जो खराब किया है, सांप्रदायिक सौहार्द को जो नष्ट करने की ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, उस सब को जनता देख रही है और अब समझने लगी है। तो जब होगा इलाज, इन सबका इलाज होगा इकट्ठा। लेकिन आपने देखा जब गोधरा केस हुआ था, इसके बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई। हो सकता है 24 में जो 24 के लिए ये ज़मीन तैयार की जा रही हो कि चलो ठीक है, किया जा रहा है, मणिपुर जलाया गया, नूह जलाया जाए, गुड़गांव जलाया जाए, मेवात जलाया जाए और जो आग है बरेली पहुंच जाए, शाहजहांपुर पहुंच जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, बधाई आपको। ये सब कुछ उसी के लिए किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ? क्योंकि सरकार बाकी सब मुद्दों पर, जो जनता से सीधे सीधे जुड़े मुद्दे हैं, उन पर सब पूरी तरह से फेल है। शिक्षा का मुद्दा, उस पर पूरी तरह से फेल। रोजगार का मुद्दा पूरी तरह से फेल। स्वास्थ्य का मुद्दा पूरी तरह से फेल। सुरक्षा का मुद्दा पूरी तरह से फेल। महिला सुरक्षा का मुद्दा पूरी तरह से फेल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और आप देख रहे हैं कि बेटियों के साथ ही किस तरह के अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। मणिपुर इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है, जहां मुख्यमंत्री ही ये कह रहा है कि जब उससे सवाल पूछा गया कि भाई इस घटना के विषय में क्या कहेंगे, कि वो कह रहा है कि आप एक की बात कर रहे हैं, ऐसी तो यहां सैकड़ों घटनाएं हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो निकल के आ रही है कि 200 से ज्यादा एफआईआर तो केवल महिलाओं के साथ यौन शोषण और हिंसा के जो हैं उसी से जुड़ी हुई हैं। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले की राज्य में बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, उनके साथ कितना घिनौना व्यवहार हो रहा है, ये सबके सामने है। तो इस पर फेल। दूसरा, मजदूरों के मुद्दे पर फेल, किसानों के मुद्दे पर फेल, जो वादे किए थे उन पर पूरी तरह से फेल। मेक इन इंडिया कहा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एफडीआई 100% खोल दिया, उसके बावजूद भी एफडीआई देश में नहीं आ रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आ रहा। और इससे ज्यादा और दुखद बात नरेंद्र मोदी का परसों बयान आता है, वे कहते हैं कि बिना महिलाओं के, बिना विमेन एम्पावरमेंट के देश का विकास संभव नहीं है। देखिए, मोदी के पास सिवाय बकवास करने के और झूठ बोलने के और गलत बोलने के और दूसरा कोई काम ही नहीं है। कोई काम उसके पास में नहीं है, सिर्फ इसी तरह से बोलना है बस। ढपोल शंख, एक कहानी सुनी ढपोल शंख, संस्कृत में थी ये कहानी। ढपोल शंख क्या, उससे कहते थे कि भाई 100 रुपए दे दे, वो करा 100 क्या 200 ले। उसे कहा 1000 रुपए दे, 1000 क्या 2000 ले। देना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, सिर्फ बोलना। तो मोदी है ढपोल शंख, केवल बोलना और कुछ नहीं आता, बोलना ही आता है। और गलत सलत जो मुंह में आता है वो बोल देना है, चाहे उसका परिणाम कुछ। लेकिन वे आश्वस्त हैं 2047 तक उनकी ही सरकार रहेगी। उसकी आश्वस्तता का केवल एक ही आधार है कि इलेक्शन कमीशन उसकी गुलामी कर रहा है, सीबीआई और ईडी उसके कंट्रोल में है, इनकम टैक्स उसके कंट्रोल में है, और ईवीएम में घोटाला करा के जीतते हुए आए हैं और आगे भी उसी के माध्यम से जीतने की उन्होंने पूरी रणनीति बना रखी है। इसलिए वो आश्वस्त है। ईवीएम को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, इस जो इलेक्शन कमिश्नर है इनको हटा के सीबीआई और इनका जो गलत इस्तेमाल होता है, निष्पक्ष और फेयर इलेक्शन करा लो। मोदी तो क्या, मोदी के फरिश्ते भी और हजारों की संख्या में भी अगर मोदी खड़े हो जाएं एक एक सीट पर, तो भी बीजेपी इस आने वाले 2024 के चुनाव में अगर बैलेट पेपर से हो गया 40 सीटें जीत नहीं पाएगी लोकसभा के चुनाव। तमाम लोग कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है मोदी जी के, तो आप कंट्रोल में क्यों नहीं हैं? मैं कंट्रोल में नहीं, मैं उसका गुलाम हूं क्या? तो आप कह रहे हैं कि सीबीआई गुलाम है, ईडी गुलाम है। नहीं, मुझे कंट्रोल में किसकी बात कर रहे हो आप? क्या मैं उसका गुलाम हूं क्या? मैं उसके कंट्रोल में कैसी, ये कौन सी बात है भाई? तो क्या आईटी और ईडी सीबीआई गुलाम है मोदी की? निश्चित रूप से, तभी उसके कंट्रोल में है ना भाई। जो उसकी गुलामी कर रहे हैं तभी उसके कंट्रोल में है ना, तभी तो ईडी उसके हिसाब से काम कर रही है। बीजेपी ने ईडी की स्थापना नहीं की, सीबीआई की स्थापना नहीं की। स्थापना किसी ने भी की हो, आज की तारीख में उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? और इस्तेमाल भी कानून के अनुसार नहीं, संविधान के अनुसार नहीं, उसका कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहा है। सरकार कह रही आजाद एजेंसियां हैं। देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि मोदी के कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, दिखता और दिखाता कुछ है। यह है मोदी का असली चरित्र। देश की जनता असमंजस में है कि किसकी बात भरोसा किया जाए। हमारी बात भानु प्रताप की बात तो भरोसा करे या नरेंद्र मोदी की बात तो भरोसा करे? भानु प्रताप सिंह और महमूद पराचा की बात पर देश की जनता को विश्वास करना चाहिए। मोदी की बात और कुत्ते की लात दोनों एक जैसी हैं। और 9 साल से 9.5 साल हो गए झूठ बोलने के अलावा मोदी ने दूसरा काम नहीं किया। मेरी बात झूठी हो तो सारे उसके बयान उठा के देख लो। इसलिए मोदी पर भरोसा नहीं। मोदी के लिए तो इस देश की जनता को निश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी हालत में इस बार 2024 में किसी भी दरवाजे से घुसने नहीं देना है मोदी को और बीजेपी वालों को। तो क्या राहुल, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और राहुल गांधी की सांसदी को बहाल कर दिया गया, तो क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा? नहीं, लोकतंत्र खतरे में है, अभी भी है।
लगातार लोकतंत्र खतरे में है। अभी भी है सर, बिल्कुल सांसदी है। आने के बाद भी बिल्कुल है, अभी और बहुत समय है, लोकतंत्र खतरे में है। तब तक तो है ही बुरी स्थिति में, जब तक मोदी सत्ता में है तब तक तो लोकतंत्र बहुत बुरी तरह से खतरे में है, बहुत गंभीर परिस्थिति है। जब यूपीए की सरकार थी तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। यूपी मतलब यूपीए नहीं, निश्चित रूप से उस समय यह हालत नहीं थी ना भाई, एजेंसियों का इतना दुरुपयोग यूपीए की सरकार में था नहीं था। लेकिन लोगों का काम लालू को जेल किसने लोगों का भेजा? काम होता था। लालू को चोर किसने साबित किया? किसी ने साबित नहीं किया, लालू को कोई चोर साबित नहीं कर सका, लालू को कोई भी चोर साबित नहीं कर सका। और लालू प्रसाद यादव जी अकेले ऐसे नेता हैं इस भारत की राजनीति में जिन्होंने एक तानाशाह के सामने घुटने नहीं टेके, सीना तान के खड़े रहे। और क्योंकि वो टक्कर लेते रहे, सीना तान के खड़े रहे, इसीलिए उनके खिलाफ ये सारी चीजें की गई, साजिश के तहत की गई। आज की तारीख में क्या ये तो लालू यादव को मोदी जी ने जेल भेजा था? ये मोदी तो लालू प्रसाद यादव जी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है मेरा आज की सवाल तारीख नहीं में। ये सर, मेरा सवाल है क्या लालू प्रसाद यादव को नरेंद्र मोदी जी ने जेल भेजा था? निश्चित रूप से, और किसने भेजा? कौन है इसके पीछे? सब कुछ वेल प्लान तरीके से मोदी सरकार ने किया। और अभी भी उनके पूरे परिवार के खिलाफ जो सारी कार्रवाई हो रही है, वो उनके खिलाफ जो हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसे कौन करवा रहा? मोदी करवा रहा है ना। अगर सत्ता बदल जाए, उसके बाद कोई एक अच्छी सी सरकार आके अगर कार्रवाई शुरू करे, तो मोदी के खिलाफ घोटालों के, बेईमानी के, भ्रष्टाचार के इतने मामले निकलेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल मोदी की बात करूं, बीजेपी को अगर मिला लो तो इतना घोटाला, इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है इस देश में। अब से पहले चाहे कितनी सरकारें नहीं हो, कभी नहीं हुआ जितना इन्होंने। अखबार और टीवी वाले कह रहे हैं सिर्फ दो लोग ईमानदार हैं, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। ये अखबार वालों को लगता होगा, मेरी नजर ईमानदार में, नहीं है। मेरी नजर में तो दोनों ही बेईमान हैं। ज्यादा कौन है? दोनों एक बराबर टक्कर के दोनों बेईमान हैं। नहीं, एक के हाथ में देश है तो दूसरे के हाथ में दिल्ली है। तो जितना भाई जिसके इलाके में जितना आ रहा वो उतना बड़ा बेईमान है। एक के इलाके में राज्य आ रहा तो राज्य के स्तर पर बेईमान है, एक के हाथ में देश आ रहा तो देश के स्तर पर बेईमान है। सवाल है भला कैसे होगा? इंडिया में तो केजरीवाल हैं। इंडिया में केजरीवाल नहीं, इंडिया में तो तुम भी हो, इंडिया में तो मैं भी हूँ। इंडिया मतलब जो एनडीए के सामने गठबंधन बनाया गया है अपोजिशन का, वो गठबंधन की अपनी राजनीति है, वो अपनी गठबंधन की राजनीति है। सबसे ईमानदार नेता कौन? मैं समझता हूं आज की तारीख में जो मुझे नजर आता है, जितना मैं देख पा रहा हूं, नेताओं में अगर ईमानदारी की बात कहें तो राहुल गांधी से ज्यादा ईमानदार इस समय तो कोई नहीं है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ईमानदार वही है जिसको कभी चोरी का मौका नहीं मिला, मौका मिलते सब ऐसा चोर हो कुछ जाते नहीं, हैं। चोरी का मौका बथेरी जो है, मतलब 4-5 राज्यों में उनकी सरकार है, बेईमानी करने में क्या अगर करना चाहती तो डायरेक्ट जो है पावर में नहीं है, डायरेक्ट क्या होता? सीएम नहीं है। पार्टी का नेता होता, उसके इशारे पे सारी चीजें होती है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता? पार्टी का नेता जो चाहे वो करता, उसके इशारे पे मुख्यमंत्री बनता, मुख्यमंत्री बिगड़ जाता है, उसके इशारे पे सारी चीजें होती हैं। आप कह रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता? उसे तो कहने की जरूरत है। लोग बहुत सुनते हैं ईवीएम पर, जब आप बोलते हैं तो अगर ईवीएम से चुनाव ना हो 2024 में तो मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी, मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। और जो उनके साथी हैं उनकी बात राजदार ही अमित छोड़ो, शाह, उनकी बात ही छोड़ो, मोदी और अमित शाह दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी अगर ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो गया बता तो। दीजिए राजनाथ सिंह मैं का बता दूं। और गडकरी साहब का क्या अरे होगा? कितने भी जितने भी हों, इन सब की जमानत जब्त हो जाएगी अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से हो गया और निष्पक्ष चुनाव हो गया तो। खाता नहीं खुलेगा। खाता मैं कह रहा हूं 40 से ज्यादा सीटें आनी नहीं है बीजेपी की। किस कौन ऐसे कैंडिडेट होंगे जो चुनाव जीत जाएंगे? अरे बहुत से कैंडिडेट है, कैंडिडेटों की भरमार है। हाँ। 27 पार्टियों का गठबंधन तो इंडिया के नाम से ऑलरेडी बन ही चुका है, और भी पार्टियां इनमें शामिल हो सकती हैं। इतने लोग हैं जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। चलिए, आश्वस्त हैं जितने आश्वस्त भानु प्रताप साहब हैं, उतने ही आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और उनको उम्मीद है कि 2024 में चुनाव होंगे तो 350 सीट एनडीए को मिलेंगी। और भानु प्रताप साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।